नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 साइकोलॉजी में, और जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो आप सभी को पता है कि हमने आइटम एनालिसिस सारा कंप्लीट करवा दिया है, और उसके बाद हमने देखा था क्लासिकल टेस्ट थियरी के बारे में, देखा था रिलायबिलिटी में, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइटम रिस्पॉन्स थियरी के बारे में, ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IRT। तो ये IRT का फुल फॉर्म है आइटम रिस्पॉन्स थियरी, ओके। इसके बेस पर पूरी थियरी आज हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे इसको कि होता क्या है, ओके। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। दोस्तों, आइटम रिस्पॉन्स थियरी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म है आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ओके। तो आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी का आधार होता है, आइटम रिस्पॉन्स थियरी का बेस है, ओके। उसी आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बेसिस पर ही हमारी पूरी आइटम रिस्पॉन्स थियरी काम करती है, ओके। तो ये ICC यानी कि आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो क्या बताता है, तो वो बताता है कि एग्जामिनी ने, जो भी परीक्षार्थी हैं, उसने जिस आइटम का जो भी करेक्ट आंसर दिया है, ओके, जो भी एग्जामिनी है उसने जो भी करेक्ट आंसर दिया है जिस आइटम का, तो उसी आइटम को करेक्ट करने की क्षमता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ओके। यानी कि मान लीजिए कि मैंने अभी कोई एक आइटम है, मैंने मान लीजिए कि ले ली आइटम नंबर 15, ओके। तो आइटम नंबर 15 को मैंने उसका जो भी आंसर दिया है, ओके, तो फिर से मैं अगर उसी पर जब टेस्ट दूंगी तो उस आइटम पर मैं उस आइटम को करेक्ट करने के चांसेस कितने हैं, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बताता है हमारा आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताता है, ओके। अब आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो हमारी आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है, जिसे हम मद विभेदनात्मक क्षमता भी कहते हैं, या फिर हम यहाँ पर एकांश भी बोलते हैं, ओके। तो एकांश विभेदनात्मक क्षमता भी बोला जाता है, मद भी बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करनी है आपको, आगे के वीडियोस देख लेंगे तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी, ओके। आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर क्या बता रहा था कि जो भी आइटम है वो कितनी डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ओके। यानी कि अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप हमने बनाया था, तो लोअर ग्रुप और अपर ग्रुप जो दो ग्रुप हैं उनके बीच में कितना विभेद कर रही है, उन दोनों के बीच में कितना हमें बता रही है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ओके। वो डिफरेंस अंतर बताती है, ओके। तो ये जो हमारी आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर है, और हमारी जो आइटम डिफ़िकल्टी का मतलब हमने क्या देखा था कि आइटम कितनी इजी है, कितनी इजी मॉडरेट है, कितनी मॉडरेट है, कितनी डिफ़िकल्ट मॉडरेट है, और कितनी डिफ़िकल्ट है ना। तो ये हमने उसके लिए लेवल देखे थे। तो ये जो हमारी आइटम है वो कितनी डिफ़िकल्ट है, कितनी इजी है, कितनी मॉडरेट है, ओके। तो उसी को हम बोलते हैं आइटम डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर जो हमारा आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो क्या करता है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर और हमारी जो आइटम डिफ़िकल्टी है उसको एक ग्राफ के रूप में दर्शाता है, यानी कि ग्राफिक का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राफ हमें बताता है हमें कि भाई हमारी जो आइटम है उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर कितना है, और हमारी जो आइटम डिफ़िकल्टी है वो कितनी है, ओके। वो ग्राफ में हमें प्रेजेंट करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पेपर 1 में डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो यूनिट आता है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डाटा आपको ना कभी कभी जो पाई बार में दिया होता है ना, पाई चार्ट आपको दिया होता है, तो उसमें आपको दिया होता है, बार चार्ट दिया होता है, तो उसमें आपको दिया होता है, ग्राफ के रूप में आपको प्रेजेंट किया जाता है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है कि भाई हमारी जो भी आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर है आइटम का वो कितना है, आइटम की डिफ़िकल्टी कितनी है, ओके। तो ये बताता है हमारा आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताता है, ओके। अब देखिए, हर आइटम का अलग अलग कर्व बनता है। जो भी आइटम बनती है, वो जो भी आइटम होती है, जितनी भी, मान लीजिए कि हमने 100 आइटम्स ली,
तो 100 आइटम के 100 आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व बनेंगे। ओके, आईसीसी कितने बनेंगे? 100 बनेंगे, एक आइटम का एक कर्व। ओके, तो हम यहाँ पर क्या होता है, हर आइटम का अलग अलग कर्व बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिया है कि 50 आइटम्स हमने ली तो 50 कर्व बनेगा। अगर हमने 100 आइटम्स ली तो 100 कर्व बनेंगे। ओके, उसके बाद देखिए आईसीसी में एक्स एक्सिस पर परीक्षार्थी यानी कि एग्जामिनी की अंतर्निहित क्षमता, जिसे हम लेटेंट एबिलिटी भी बोलते हैं या फिर हम अकेला एबिलिटी भी बोलते हैं। ओके, तो एबिलिटी या फिर लेटेंट एबिलिटी होती है वो आपकी एक्स एक्सिस पर बताई जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कर्व बनाया। ओके, तो ये कर्व है, तो इसमें यहाँ पर वाला होता है वो आपका एक्स एक्सिस होता है ना, ये तो आपको पता होगा। और ये वाला जो होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर क्या होगी, आपकी एबिलिटी बताती है। क्या बताती है? एबिलिटी बताती है, यानी कि उसे हम लेटेंट एबिलिटी भी बोलते हैं। अंतर्निहित क्षमता जो छिपी हुई है इंसान के अंदर, क्या है, छिपी हुई है, वो व्यक्त नहीं अव्यक्त होती है। लेटेंट का मतलब होता है अव्यक्त होना, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते। ओके, वो छिपी हुई होती है इंसान के अंदर। तो वैसी जो क्षमता होती है ना, जो एबिलिटी होती है, उसको हम कहाँ पर बताते हैं? एक्स एक्सिस पर बताते हैं। जबकि वाई एक्सिस पर हम क्या बताते हैं? तो वाई एक्सिस पर प्रोबेबिलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रोबेबिलिटी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बताते हैं कि भाई जो भी एबिलिटी है हमारे अंदर, जो भी क्षमता है, ओके, वो क्षमता वो क्षमता के आधार पर हम जो भी आंसर देने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमारा जो दूसरा आंसर आएगा वो दूसरा आंसर करेक्ट होने की संभावना कितनी है। ओके, ये बताती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी संभावना जिसको बोलते हैं ना, तो संभावना ये बताती है कि भाई जो भी एग्जामिनी है, जो परीक्षार्थी है, वो जो आंसर दे रहा है, मान लीजिए उन्होंने ए एबिलिटी का आंसर दिया। ओके, तो दूसरी जो बी एबिलिटी का वो आंसर देगा, वो करेक्ट देगा या इनकरेक्ट देगा। ओके, तो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी बताती है। वो प्रोबेबिलिटी हम कहाँ पर रखते हैं? वाई एक्सिस पर रखते हैं। ओके, और एबिलिटी जो हमारे अंदर क्षमता रही हुई है, जो लेटेंट एबिलिटी है, जो हमारी अव्यक्त एबिलिटी है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं? एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर शायद आपके क्वेश्चन बन भी जाए। ओके, कि भाई एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है? तो एक्स एक्सिस पर आपकी एबिलिटी, जिसको हम क्षमता बोलते हैं या फिर लेटेंट एबिलिटी भी बोलते हैं। लेटेंट एबिलिटी का मतलब क्या होगा? जो छिपी हुई है। ओके, हमारे अंदर अव्यक्त है, हम जिसको व्यक्त नहीं कर पाते, वैसी क्षमता हमारे अंदर जो रही हुई है वो एबिलिटी कहलाती। तो वो एबिलिटी, योग्यता जो हमारे अंदर होती है, वो कहाँ पर आएगी? आपकी एक्स एक्सिस पर आएगी। और वाई एक्सिस पर क्या आएगा? एबिलिटी आएगी या प्रोबेबिलिटी? तो अब आप अच्छे से कह पाओगे कि वाई एक्सिस पर जो आएगा वो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी आएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर आईसीसी में वाई एक्सिस पर हमने बताया कि जो भी सही उत्तर देने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना दर्शाई जाती है। ओके, कि जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति है, तो वो इस आइटम नंबर, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 15 लिया, तो आइटम नंबर 15 को करेक्ट करने की उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं आईसीसी आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व जो होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है। ये जो आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व होता है ना, उसकी जो भी रेंज बोली जाती है, तो वो उसकी जो बाउंड्री होती है वो कितनी होती है? 0 to 1 के बीच में होती है। और यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पर ना 0 to 1 लिखा हुआ होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0.5 आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ओके, यहाँ पर आपका आएगा 1, ओके, 1.0। तो ये क्या है? 0 to 1 के बीच में यहाँ पर उसकी बाउंड्री होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी बनती है करेक्ट आंसर करने की, ओके, अगर सही तो 1 आएगा, अगर गलत तो 0 आएगा। बीच में भी आपका आ सकता है 1 to 0, 0 to 1 के बीच में। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो किसके बीच में आएगी? 0 to 1 के बीच में आएगी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए जिसमें वाई एक्सिस 0 to 1 के बीच में ही होता है। क्यों ये 0 to 1 के बीच में ही होती है? क्योंकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है संभावना की, ओके, ये हम नहीं बता रहे, ये हमारे जो मैथमेटिक्स में जो भी आता है ना, उसमें प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है ना, वो 0 to 1 ही होती है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी? 0 to 1 के बीच में आएगी। ओके, और एबिलिटी जो होती है
उसमें आपको यहाँ पर बीच में यहाँ पर आपका 0 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस वाला आएगा, ओके, +1 +2 +3, यहाँ पर -1 -2 -3, ओके। ये सारा आपका क्या होगा, ये आपका लो होगा और ये आपका हाई होगा, ओके। इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बनता है। हम आगे अच्छे से ग्राफ में देखते हैं, ओके। चले, अब ये देखिए आपके सामने ग्राफ है, हमने आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाया हुआ है यहाँ पर, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ओके। एक्स एक्सिस पर क्या है, एबिलिटी है, वाई एक्सिस पर क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है तो वो किसके बीच में, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी है, तो यहाँ पर रेंज है आपकी 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी दिया हुआ है, डिफिकल्टी के बारे में बात की गई। तो हमने क्या बताया था कि आइटम कैरेक्टर्स क्या बताता है, कि आइटम की डिस्क्रिमिनेशन बताता है, आइटम का डिफिकल्टी बताता है, ओके। कि आइटम कितनी डिफिकल्ट है, यानी कि कितनी इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफिकल्ट है, ओके। तो ये हमें बताता है, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व के आधार पर हमें पता चलता है, ओके। और आइटम डिस्क्रिमिनेशन, तो उसका जो भी डिस्क्रिमिनेशन है कितना हाई, यहाँ पर हमारा जो लोअर ग्रुप है और ये हमारा हायर ग्रुप है, तो उनके बीच में कितना डिस्क्रिमिनेट करता है, ओके। ये बताता है हमारा आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताता है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए जो आईसीसी होता है ना, उसमें जो स्लोप आता है, ओके। तो स्लोप के भी टाइप्स है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये आपको दिखा ना, ऐसे ड्रॉ किया हुआ था, है ना। तो ये ड्रॉ क्या बता रहा है, ये आपकी स्लोप बता रही है, ओके। तो यहाँ पर देखिए स्लोप क्या होती है, पहले स्लोप देख लेते हैं, ओके। तो देखिए स्लोप 3 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव होती है, तीसरी फ्लैट होती है, ओके। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये है आपका ये आपका एक्स एक्सिस है, ओके। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए जब भी आपकी पॉजिटिव स्लोप होगी ना, तो पॉजिटिव में क्या होगा कि पॉजिटिव में आप ना ऐसे आप क्या करोगे, यहाँ पर बढ़ते जाओगे, आगे आपके जो स्क्वायर होंगे ना वो बढ़ते जाएंगे, ओके। तो जब भी आपकी इस तरीके की आपकी जो स्लोप बनती है आपका ग्राफ के अंदर, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, ओके। वो क्या है, ऊपर की ओर उठती है, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, उसके जो स्क्वायर होती है, प्रोबेबिलिटी की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है, ओके। जैसे कि यहाँ पर हमने 0 बताया था, यहाँ पर आपको 1 बताया था, और यहाँ पर हमने क्या बताया था, 0.5 बताया था ना। तो इस तरीके से 0 to 1 के बीच में ये वाई एक्सिस होती है, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, ओके। ये क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है, ओके। और ये हमारी क्या है, एबिलिटी है, ओके। अब देखिए एबिलिटी में अब हमने क्या किया कि कोई भी यहाँ पर ये हमारा लो ग्रुप होगा और ये हमारा हायर ग्रुप है, ओके। यहाँ पर हायर स्कोर वाले होंगे, यहाँ पर लोअर स्कोर वाले होंगे, ओके। अब देखिए जो भी पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा, हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर होगा। तो हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर कब होता है, जबकि हमारा जो भी यहाँ पर जो स्कोर होंगे वो क्या होंगे, हाई की और ज़्यादा, ये इस तरीके से बताता होगा आपको, ओके। तो यहाँ पर क्या होगी, लो वाले कम होंगे, हायर वाले ज़्यादा होंगे, तब जाके हमारा ये क्या बताता है, हायर डिस्क्रिमिनेशन पावर बताता है, ओके। फिर नेगेटिव स्लोप में क्या होगा, तो नेगेटिव में स्लोप हमारी इस तरीके से नीचे की ओर जाएगी, ओके। इस तरीके से जाएगी नीचे की ओर। अब देखिए ये जो स्लोप जो नीचे की ओर जा रहे हैं ना हमारी, तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लो डिस्क्रिमिनेशन पावर, देखिए यहाँ पर कम लोग आ गए है ना, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ गए, ये देखिए है ना, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ गए लो में, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये लो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, ओके, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव स्लोप था उसमें क्या था, यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बन रहे थे ना, यहाँ से देखो ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर बन रहे थे। तो पॉजिटिव में क्या होगा, हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर होगा, नेगेटिव में क्या होगा, लो डिस्क्रिमिनेशन पावर होगा, और फ्लैट होगा तो फ्लैट में क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी बताती है, ये हमारी एबिलिटी बताती है, ओके। ये हमारा 0 to 1 है, ओके। ये हमारा 0.5 है, और यहाँ पर हमारा 0 +1
ओके, ये +1 +2, यहाँ पर -1 -2, ओके, इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्लैट स्लोप में क्या होगा कि यहाँ से चली तो फिर यहाँ पर ऐसे ही चलती जाएगी, सीधी की ओर चलेगी, ओके, ना कि ऊपर जाएगी और ना ही नीचे रहेगी, ओके, सीधी चलती जाएगी, ओके, थोड़ा सा ऊपर उठेगी और फिर क्या करेगी, सीधी सीधी जाएगी, ओके। तो इस तरीके से ये जो स्लोप बन रही है हमारी, वो क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पावर, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, दो ग्रुपों के बीच में बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, ओके। तो ये थी स्लोप के बारे में। जो स्लोप होता है वो हमारा आइटम डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड होता है, ओके, याद रखना है। जो आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व में स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है कि आइटम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमें बताता है। पॉजिटिव स्लोप होगा तो हाई डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव होगा तो लो डिस्क्रिमिनेशन और फ्लैट होगा तो वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जो पोजीशन है, ओके। तो उसकी पोजीशन में क्या होगा, तो वो पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी, आइटम डिफिकल्टी बताती है पोजीशन, ओके। स्लोप क्या बता रहा था, डिस्क्रिमिनेशन बता रहा था ना। अब ये पोजीशन क्या बता रहा है, तो पोजीशन हमें बता रहा है डिफिकल्टी, कि आइटम हमारी कितनी डिफिकल्ट है, ओके, ये बता रहा है हमारा क्या, पोजीशन बता रहा है। अब देखिए लेफ्ट साइड से अगर हमारी जो पोजीशन है, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से ऊपर जा रही है, तो उसका मतलब है कि हमारी आइटम क्या है, इजी है। और वो अगर वो ही पोजीशन जो है वो हमारी क्या है, राइट साइड से ऊपर उठ रही है, तो उसका मतलब है कि वो डिफिकल्ट आइटम है। और मिडल साइड में वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल आइटम है। जैसे कि यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारी एबिलिटी है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आप देखिए तो ये रेड वाली आपको ड्रॉ दिख रही है ना, तो यहाँ पर देखिए बीचों बीच वाला क्या है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से आप ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे जीरो से, ओके। ये मिडल वाला एरिया है आपका, जीरो है ना, वो आपका क्या है, मिडल वाला एरिया है। तो मिडल वाले एरिया से अगर हम देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। अब देखिए ये रेड वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो कहाँ से उठ रही है, ओके, यहाँ से। ये जो बीच वाला एरिया है ना वो हमारा मिडल होगा, ये हमारा क्या होगा, मिडल होगा। और ये वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट साइड कहा जाएगा। और ये मिडल के इस बार का यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या होगा, राइट साइड होगा, ओके। तो ये लेफ्ट राइट और मिडल समझ में आ गया किस तरीके से होता है, ओके। चलिए यहाँ पर मिडल से हमने इस तरफ देखा तो ये लेफ्ट है, और यहाँ पर इस साइड देखा तो ये राइट है। अब देखिए हमारी ये जो पोजीशन है, ओके, ये जो वाली आपको रेड वाली दिख रही है वो कहाँ से उठ रही है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो लेफ्ट साइड से उठ रही है ना, लेफ्ट साइड में ही है ना वो पूरी की पूरी, तो ये क्या हो गई, तो उसका मतलब है कि हमारी जो आइटम है वो क्या है, इजी है, इजी है, इसीलिए तो यहाँ पर स्क्वायर हमें दिखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड पर, ओके। अब देखिए मिडल की बात करते तो मिडल में क्या होगा कि वो ना मिडल से उठेगी, तो यहाँ पर देखिए ये ना मिडल से यहाँ से आपकी उठ रही है, तो मिडल से आपकी उठ रही है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये आइटम जो है वो हमारी क्या है, नॉर्मल है, ओके। मिडल साइड से उठ रही है तो उसका मतलब है कि वो हमारी क्या है, नॉर्मल आइटम है। जबकि हमारी जो भी पोजीशन है आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, अगर वो लेफ्ट राइट साइड से राइट साइड से अगर उठ रही है, देखिए यहाँ पर मिडल से, यहाँ पर देखिए ये राइट साइड से हो रहे हैं ना, तो राइट साइड से अगर वो ऊपर की ओर जा रही है तो उसका मतलब क्या है कि वो हमारी आइटम क्या है, डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ पर आपको ये डिफिकल्ट देखने को मिलता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आंसर करने वाले होंगे वो क्या होगी, यहाँ पर जो भी डिफ़िकल्ट आइटम वाले होंगे तो उनका जो भी प्रोबेबिलिटी है, ओके, डिफ़िकल्ट आंसर देने वाले की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या होगी, हाई प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओके। और जो लोग लो स्क्वायर वाले हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, लो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ओके। तो यहाँ पर लो पर ज़्यादा जो लोग हैं तो उसका मतलब है कि ये जो आइटम नंबर मान लीजिए कि हमने 20 ली, ओके, तो 20 नंबर की आइटम अगर लो पर से उठ रही है तो उसका मतलब है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, लो बनेगी। अगर वो राइट साइड से ऊपर को उठ रही है तो उसका मतलब है कि ये जो आइटम है वो डिफ़िकल्ट है। और आप अगर उस डिफ़िकल्ट आइटम को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसका मतलब है कि ये जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, हाई बनेगी, ओके। चलिए अब
एक बार इसे समझ लेते हैं कि अगर लेफ्ट साइड से है तो इजी आइटम है, ओके, राइट साइड से है तो मतलब है कि डिफिकल्ट आइटम है, मिडल साइड से है तो उसका मतलब है कि नॉर्मल आइटम है, ओके। अब देखिए हाई एबिलिटी होगी, यहाँ पर जो भी एबिलिटी जो है वो अगर हाई है, ओके, ये हाई एबिलिटी है, अगर आपकी एबिलिटी हाई है तो उसका मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हाई हो जाएगी, ओके। अगर आपकी एबिलिटी लो है, आपकी ये जो एबिलिटी है वो क्या है, लो है, तो उसका मतलब होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, लो होगी, ओके। और नॉर्मल एबिलिटी है अगर आपकी, तो उसका मतलब है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ओके। यानी कि आपकी एबिलिटी जैसी होगी वैसी ही आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, ओके। एबिलिटी अगर हाई है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाई बनेगी। अगर आपकी एबिलिटी लो है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और अगर आपकी एबिलिटी अगर नॉर्मल है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि आप जो भी एबिलिटी, मान लीजिए कि यहाँ पर ABCD जो भी एबिलिटी दी हुई है, ओके, अगर आपकी ये एबिलिटी है, ओके, अगर वो अगर लो है, वो एबिलिटी यहाँ पर लो है, तो उसका मतलब है कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी भी क्या बताएगी, लो ही बताएगी। अगर आपकी मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी जो एबिलिटी है, ओके, वो अगर हाई है, ओके, एबिलिटी क्या है, हाई है, ओके, तो आपके अंदर जो क्षमता है वो अगर हाई है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर देने की आपके जो चांसेस होते हैं, जो संभावना होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ओके। अगर आपको नहीं आता है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो उसका मतलब है कि आप वो आंसर करने के लिए भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, जो संभावना बनेगी, वो क्या बनेगी, कम बनेगी। अगर आपको अच्छे से आंसर आता है, आपके अंदर क्षमता है उस चीज़ की, ओके, तो क्या होगी कि आपके अंदर अगर अच्छी क्षमता है तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगी। यानी कि आपकी आंसर देने की जो आंसर है वो आपका करेक्ट होने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ओके। तो बस ये थोड़ा सा नॉर्मल ही था, अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, ओके। क्या बताता है, आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर और आइटम डिफिकल्टी के बारे में वो बताता है, ओके, कि हमारी आइटम जो है उसके अंदर कितना डिस्क्रिमिनेशन है, ओके, और आइटम जो है उसमें कितना डिफिकल्टी लेवल है, ओके। और कर्व जो होता है हमारा, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, वो हर आइटम का बनता है, ओके। ये भी हमने बताया कि अगर 100 आइटम है तो 100 कर्व बनेगा, ओके। तो यहाँ पर हर आइटम का एक कर्व बनता है। अब बात करते हैं आइटम रिस्पॉन्स थियरी की, जो आज हमें पढ़नी है, ओके। तो आइटम रिस्पॉन्स थियरी में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक एम लॉर्ड, ओके, फ्रेडरिक एम लॉर्ड और जॉर्ज राज, ओके। तो जॉर्ज रास हैं उन्होंने, और फ्रेडरिक एम लॉर्ड, ये दोनों ने आइटम रिस्पॉन्स थियरी पर काम किया था, ओके। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि जो CTT थी उसमें ज़्यादातर काम किसने किया था, तो स्पीयरमैन ने किया था, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स थियरी में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, तो फ्रेडरिक एम लॉर्ड और जॉर्ज रास ने किया हुआ है, ओके। अब देखिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी, उसे लेटेंट थ्रेट थियरी भी कहा जाता है। अब देखिए लेटेंट थ्रेट का मतलब क्या होता है, थ्रेट का मतलब होता है जो हमारे अंदर सिलगुंड है, ओके। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ होता है, ओके, यानी कि अव्यक्त होता है, जिसको हम व्यक्त नहीं कर पाते, ओके। तो ऐसे जो भी सिलगुण हमारे अंदर रहे हैं, जो हमारे अंदर छिपे हुए अंतर्निहित हमारी अंदर वो क्षमता है, वो सिलगुण है, ओके। तो उसी को बोलते हैं हम लेटेंट थ्रेट, ओके। तो ये जो थियरी है उसको हम क्या बोलते हैं, आइटम रिस्पॉन्स थियरी को क्या बोलते हैं, लेटेंट थ्रेट थियरी बोलते हैं, ओके। यहाँ पर जो भी एबिलिटी होती है वो हमारे अंदर क्या होती है, छिपी हुई होती है, और उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट के द्वारा उसे चेक करते हैं। तो इसीलिए इसको लेटेंट थ्रेट थियरी भी बोला जाता है। उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग ट्रू स्क्वायर थियरी भी बोला जाता है। यहाँ पर जो भी स्क्वायर मिलता है ना वो स्ट्रॉन्ग मिलता है, ट्रू स्क्वायर मिलता है। आपने देखा था CTT में हमने जो ट्रू स्क्वायर देखा था तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा थे, है ना, उसमें गेसिंग पर ज़्यादा हो सकते थे। तो ये जो वहाँ पर जो हमें ट्रू
स्क्वायर मिलता था, ओके, तो वो हमें एकदम स्ट्रांगली नहीं मिलता था, ओके। जो उसकी सीटीटी की अजम्पशन थी तो उसके बेस पर अगर देखा जाए तो हमें जो भी ट्रू स्क्वायर मिलता था वो हमें परफेक्ट नहीं मिलता था, ओके, इतना स्ट्रांग नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी अजम्पशन ही क्या थी, कमज़ोर थी, ओके। तो अगर उसकी अजम्पशन ही कमज़ोर थी तो उसके अंदर जो भी हमें डिटेल्स मिलती हैं तो वो भी थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी सी कम लेवल की होगी, ओके। तो यहाँ पर जो हमें ट्रू स्क्वायर मिलता है वो क्या मिलता है, स्ट्रांग मिलता है, ओके। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं हो पाता है, ओके, क्योंकि ये ना कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो यहाँ पर आपका परफेक्टली मूल्यांकन होता है, तो इसीलिए आपका स्ट्रांग ट्रू स्क्वायर मिलता है, इसीलिए इसको स्ट्रांग ट्रू स्क्वायर थियरी भी बोला जाता है। मॉडर्न मेंटल टेस्ट थियरी भी बोला जाता है। अब देखिए मॉडर्न मेंटल टेस्ट थियरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी ना वो हमारी आधुनिक थियरी, ओके, अभी की न्यू थियरी है, मॉडर्न थियरी है। तो जो सीटीटी है वो हमारी पुरानी थियरी, ओके, और उसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता है सीटीटी का, ओके। और यहाँ पर आईआरटी का जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी है उसका यूज़ जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा था ना सीटीटी हमारी क्या है, थोड़ी सी क्या है, सरल है, तो कोई भी इंसान उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसलिए इसका यूज़ वही लोग कर पाते हैं जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, ओके, जिनको इसके बारे में पूरा नॉलेज होता है, वही लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा आधुनिक मॉडल है, ओके, इसीलिए उसको मॉडर्न मेंटल टेस्ट थियरी भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व थियरी भी बोला जाता है, वो भी हमने अभी देखा है कि आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व क्या होता है, ओके। तो उसके बेस पर ये पूरी थियरी है आइटम रिस्पॉन्स थियरी, इसीलिए उसको आइटम कैरेक्टरिस्ट कर्व भी बोलते हैं, ओके। अब देखिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो आइटम कैरेक्टरिस्ट और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्ट, आइटम कैरेक्टरिस्ट में क्या होगा, हमारा डिफिकल्टी है आइटम का, ओके, आइटम की जो डिस्क्रिमिनेशन है, और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्ट क्या होगी कि जो हमारे अंदर जो एबिलिटी है, लेटेंट एबिलिटी है, ओके, तो उनके बीच में क्या संबंध है, ओके। हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी लेटेंट एबिलिटी है, ओके, उसकी जो भी आइटम की जो डिफिकल्टी है, उसका डिस्क्रिमिनेशन है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और उन संबंध को देखकर वो क्या करता है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है कि हाँ भाई ये जो एग्जामिनी है, जो परीक्षार्थी है, वो इस आइटम का उत्तर करेक्ट देगा या नहीं देगा, ओके। तो उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी हमें दिखाती है आइटम रिस्पॉन्स थियरी, ओके। अब देखिए आईआरटी यानी कि आइटम रिस्पॉन्स थियरी में टेस्ट के आइटम्स एग्जामिनी के अंदर कोई एक छिपी क्षमता यानी कि लेटेंट एबिलिटी या फिर कोई एक क्षेत्र यानी कि यूनिडायमेंशनलिटी है उस पर आधारित होनी चाहिए। तो आइटम रिस्पॉन्स थियरी में क्या होता है कि जो भी आइटम्स होती है ना वो क्या करनी चाहिए, कोई भी एग्जामिनीज है तो उसके अंदर जो छिपी हुई जो लेटेंट एबिलिटी है वो क्या होनी, कोई एक लेटेंट एबिलिटी का ही वो क्या करनी चाहिए, उसका टेस्ट करनी चाहिए, ओके, उसका टेस्टिंग करनी चाहिए, किसी एक ही एबिलिटी का, ओके, किसी एक ही लेटेंट एबिलिटी का वो क्या करनी चाहिए, उसे चेक करती होनी चाहिए, ओके। और उसमें क्या होता है कि कोई एक क्षेत्र यानी कि यूनिडायमेंशनलिटी पर भी वो आधारित होती, कोई एक क्षेत्र लेना होना चाहिए या फिर कोई एक लेटेंट एबिलिटी पर वो बेस होनी चाहिए, ओके। तो ये थी आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी के बारे में थोड़ा सा। चलिए अब आइटम रिस्पॉन्स थियरी की अजम्पशन क्या है, जिस तरीके से सीटीटी की अजम्पशन थी है ना, इसी तरीके से आइटम रिस्पॉन्स थियरी की भी कुछ अजम्पशन है। तो उसकी अजम्पशन क्या है कि आइटम रिस्पॉन्स थियरी किसी व्यक्ति की एबिलिटी और परीक्षार्थी द्वारा किसी प्रश्न का सही उत्तर देने की जो भी संभावना है यानी कि प्रोबेबिलिटी है उसके बीच में क्या है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में मान्यताओं का एक सेट बनाता है। वो क्या करता है कि एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो बताती है ना वो हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, ओके। जिस तरीके से हम उसको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं ना एबिलिटी को, और एबिलिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी भी बताते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बेस पर उसके आधार पर क्या होता है, एक सेट बनाता है, ओके। अब देखिए आगे आइटम रिस्पॉन्स थियरी की जो प्रक्रिया है इस संभावना को मॉडल करने का एक तरीका
तरीका प्रदान करती है कि एक क्षमता वाला व्यक्ति पीक क्षमता के स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि अगर अपनी एबिलिटी, लेटेंट एबिलिटी मान लीजिए कि ए है आपकी, ओके, ए एबिलिटी है, तो अगर आपने ए एबिलिटी का कोई भी आंसर दिया, ओके, तो उसके बेस पर जो भी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ये बताएगी कि भाई बी में आप क्या करोगे, करेक्ट आंसर करोगे या इनकरेक्ट आंसर करोगे, ओके। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बताती है, यानी कि ए की जो एबिलिटी है ना, उस पर जो भी आंसर दिया होगा उसके बेस पर हम बी की प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि भाई बी में ये क्या करेगा, करेक्ट देगा या नहीं देगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना, जैसे आपके 10वीं या 12वीं का जो रिजल्ट आता है ना, उसके बेस पर आप किसी से गाइडेंस लेने जाते हो तो वो लोग बताते हैं कि भाई तुम्हारे इतने स्कोर आए हैं 12वीं में, ओके, तो इसके बेस पर ना आप एक काम करो कि कॉलेज करो या फिर यहाँ पर ये डिग्री करो, वो डिग्री करो। जैसे कि 10वीं की बात करते तो 10वीं के आपके परसेंटेज होते हैं, तो अगर आप किसी से, आपके जो भी टीचर्स होते हैं या फिर कोई आपके घर में बहुत बड़ा पढ़ा हुआ कोई इंसान होता है, उनके पास जाते हो और गाइडेंस लेते हो, तो उनको पूछते हो कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, 11वीं में मुझे आर्ट्स रखना चाहिए, कॉमर्स रखना चाहिए या फिर साइंस रखना चाहिए, है ना। तो वो क्या करेगा, आपके जो स्कोर है ना, आपके जो सब्जेक्ट के स्कोर होते हैं उसके बेस पर वो प्रोबेबिलिटी बताता है, वो आपको संभावना बताता है कि भाई देखो तुम्हारे ना मैथ्स में इतने ज़्यादा मार्क्स है तो तुम साइंस ले लो, या फिर आपको बताएंगे भाई देखो तेरा मैथ्स और जो साइंस है वो बहुत ही वीक है तो तुझे ना कॉमर्स रखना चाहिए या तो फिर तुझे आर्ट्स रखना चाहिए, ओके। तो ये क्या किया हमने कि उसके अंदर जो एबिलिटी थी ना, जो क्षमता थी, उसके बेस पर हमने उसको आपको गाइडेंस दिया उसने कि भाई तुम ये लोगो ना तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी ये संभावना होगी कि तुम इस करियर में तुम आगे बढ़ोगे, ओके। तो ये क्या हुआ, पूरा आपका आइटम रिस्पॉन्स थियरी मैंने आपको बता दी कि पूरा किस तरीके से बनता है, ओके। तो यहाँ पर भी ये होता है कि अगर आपकी एक ये में आपने जो भी आंसर किया है, ओके, ए एबिलिटी में आपने जो भी आंसर किया है तो उसके बेस पर आपके बी में आपकी कैसे क्या करेक्ट आंसर दोगे या इनकरेक्ट आंसर दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है हमारा IRT यानी कि आइटम रिस्पॉन्स थियरी, ओके। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल भी यही बताया गया है कि जैसे कि हम अभियोग्यता का मूल्यांकन करने जाते हैं तो ओके, तो किसी की अभियोग्यता का अगर एप्टीट्यूड का अगर हमें मूल्यांकन करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी का अभियोग्यता का मूल्यांकन करेंगे तो किसी एक अभियोग्यता की क्षमता को अगर हमने मापा तो उसके बेस पर अगर उसने जो भी करेक्ट आंसर दिया या इनकरेक्ट आंसर दिया उसके बेस पर हम बता पाएंगे कि भाई अब ना ये उसके अंदर जो दूसरी क्षमता होगी वो ऐसी होगी वैसी होगी, ओके। तो ये पूरा आपका आइटम रिस्पॉन्स थियरी बताता है। चलिए उसके बाद देखते हैं एडवांटेज ऑफ जो भी आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी है उसके लाभ क्या है, उसके फायदे क्या है, ओके। तो ये जो IRT यानी कि आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी पर आधारित जो कंप्यूटर एडेप्टिव परीक्षणों को आसानी से कंप्यूटर के अनुकूल बनाया जा सकता है। देखिए ये जो आपकी थियरी होती है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर आपकी यहाँ पर टेस्ट ली जाती है, ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड होती है और उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी आपकी ये आइटम रिस्पॉन्स थियरी है उसको कंप्यूटर के अडेप्टिव बनाया जाता है, ओके, कंप्यूटर के अनुकूल बनाया जाता है। जो भी आपका कंप्यूटर हो तो उसमें सॉफ्टवेयर के रूप में ये काम करता है और सॉफ्टवेयर के रूप में वहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं और उसके आंसर हमें देने होते हैं और उसके बेस पर आपका रिजल्ट बनता होता है, ओके। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो ये उसका लाभ है, उसका फायदा है, ओके। कंप्यूटर आसानी से और तेजी से परीक्षार्थी के किसी क्षमता स्तर का आकलन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट परीक्षण वस्तुओं की पहचान कर सकता है। देखिए कंप्यूटर क्या करता है फटाफट से, आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर पर जब भी हम कंप्यूटर बेस्ड अगर कोई भी टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो भी इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन होता है, ओके, तो वो फटाफट से हो जाता है ना। वहाँ पर कैलकुलेटिंग हमें खुद से नहीं करनी पड़ती है, कैलकुलेटर अंदर कंप्यूटर में ही होकर आपकी रिजल्ट बन जाता है ना। तो यहाँ पर चीटिंग होने की चांसेस भी नहीं रहती
होती है। ओके, और कंप्यूटर क्या करेगा यहाँ पर कि आपने जो भी उत्तर दिया, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया। ओके, तो ये 1 का आंसर के आधार पर आपको दूसरा क्वेश्चन करेगा। जैसे कि आप लोग ना कभी देखे होंगे कि जो सुडोकू वाली जो गेम आती है ना, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होती है सुडोकू वाली, तो कभी आपने उसे डाउनलोड की होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं की तो देख लेना पता करने के लिए। ओके, क्या होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके सामने एक सुडोकू दिया होता है। सुडोकू का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉक्स दिए होते हैं। ओके, ऐसे बॉक्स होते हैं आपके, यहाँ पर 9 बॉक्स होते हैं। ओके, और यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे 9 बॉक्स बने होते हैं। ओके, यहाँ पर भी 9 होते हैं और यहाँ पर भी 9 होते हैं। इस तरीके से आपको दिया होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 9 के बॉक्स होते हैं पूरा ऐसे, और यहाँ पर आपको मान लीजिए 5 दिया, 4 दिया, 2 दिया। ओके, और आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 दिया, 1 दिया, यहाँ पर 8 दिया। इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि उसको पूरी कॉलम को इस तरीके से भरना होता है कि जहाँ पर एक ही नंबर जो होता है वो दूसरी बार नहीं आना चाहिए उसी लाइन में। ओके, तो इस तरीके से इसे सुडोकू बोलते हैं। तो ये जो सुडोकू होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप अगर मोबाइल में अगर आप ये गेम खेलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या, अगर आपने ये पहला वाला आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको आपने जो पहला वाला जिस तरीके से कंप्लीट किया ना, उसके बेस पर आपको दूसरा वाला आपको मिलेगा, यानी कि दूसरा स्टेज उसका आएगा ना, तो वो आपने किस तरीके से कितने टाइम में उसे किया हुआ है, तो उसके बेस पर आपका दूसरा स्टेज आपके सामने आएगा। ओके, तो हर एक पर्सन, मान लीजिए कि मैं इस सुडोकू को खेल रही हूँ और आप खेल रहे हो। ओके, अगर मैंने फटाफट से इस सुडोकू को सॉल्व कर दिया तो मुझे उससे ज़्यादा कठिन यानी कि उसके रिलेटेड, लेके उसके आसपास जो भी कठिन होगा वैसा सुडोकू मुझे मिलेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया तो आपको ना थोड़ा सा मेरे से थोड़ा सा ईजी आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि कंप्यूटर बेस होता है ना, तो कंप्यूटर क्या करता है कि आप जो भी आंसर देते ना, उसके बेस पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन डालते हैं। ओके, अगर आपने फटाफट से उसका आंसर दे दिया और करेक्ट आंसर दिया तो दूसरा क्वेश्चन आपको उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आपने गलत आंसर दिया, टाइम भी ज़्यादा लिया, तो आपको ना थोड़े से ईजी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आइटम रिस्पॉन्स थियरी में जो क्वेश्चन लगाए जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। ओके, इस प्रकार इस दृष्टिकोण के साथ परीक्षार्थियों को अपनी क्षमता से परे कई मदों का प्रयास करने में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना कुछ क्वेश्चन के आंसर देने बैठते हैं। ओके, अगर हमें नहीं आता, चलिए मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन लगाया वो भी गलत हुआ, दूसरा लगाया गलत हुआ, तीसरा लगाया गलत हुआ, तो हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ना जैसे कि टेलीग्राम में क्विज करते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम में शाम की जो क्विज होती है ना, तो एक मान लीजिए क्विज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 15-20 क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन है। ओके, तो उसका मान लीजिए 4-5 एक साथ 4-5 क्वेश्चन उसके गलत हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, या तो फिर वो क्विज छोड़ के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में उसका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तो उसका रिजल्ट खराब होगा। तो उसकी वजह से उसे लगेगा कि यार ना देखो, ग्रुप में इतने सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके स्कोर देखो और मेरे स्कोर कितने आए, मैं ना थोड़ा सा बुद्धू लग रहा है उसके सामने, है ना। तो ये उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर आईआरटी में ऐसा नहीं होता, आइटम रिस्पॉन्स थियरी में ऐसा नहीं होता। आइटम रिस्पॉन्स थियरी में क्या होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो उससे भी इजी आपके सामने क्वेश्चन रखे जाएंगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ना पर्सनल इंटरव्यू होता है, पीएससी के एग्जाम में ऐसा ही होता है कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है ना, तो सामने जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन पूछता है। ओके, अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आपको ना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको क्वेश्चन करता है। अगर आपको वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आपको पूछेंगे और आपको ना बहुत ही डीपली ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। तो वहाँ पर जब भी आपको जो भी क्वेश्चन जब आ जाएगा ना, तो फिर उससे थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाएंगे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर भी ये होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे ईजी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो
यहाँ पर ये बात होती है। इस तरह वे अपनी क्षमता से बहुत कम वस्तुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने से बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही जो भी बच्चे जिनके हाई स्कोर आते हैं, उन जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ओके, अगर उनको ईजी आइटम दी जाएगी तो वो ना बोरिंग हो जाएंगे ना, वो तो फटाफट से कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ना कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लीजिए कि आप ना PhD के एग्ज़ाम देने गए। अब देखिए वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है, ओके, और जो पेपर था वो आपको ईजी लग रहा है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से उस पेपर को कंप्लीट कर दोगे, है ना। पेपर होगा आपका 2 घंटे का और आप कर दोगे 1 घंटे में उसे क्लियर, ओके, यानी कि 1 घंटे में आप कंप्लीट कर देते हो पेपर को। तो बाकी का 1 घंटा ना आप क्या करोगे, आपको बोरिंग सा लगेगा, आपको ये लगेगा यार अब मुझे यहाँ से जाने दे तो ठीक है, ओके। लेकिन वहाँ पर रूल्स होता है कि 2 घंटे बैठना ही होता है ना। 2 घंटे जब भी सबके कुछ 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सबके एक साथ पेपर लिए जाते हैं रिटर्न, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया उसके बेस पर आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर आपके हाई लेवल का है, आपका जो हायर स्कोर बनते हैं, ओके, तो आपको उसी टाइप की डिफ़िकल्ट आइटम ही आपके सामने आएगी, ओके। और जो लोग लोअर ग्रुप वाले हैं, जिनके लोअर स्कोर आ रहे हैं, तो उनको लो टाइप की ही उनके यानी कि इजी आइटम ही उनको दी जाएगी, ओके। तो ये बात होती है यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स थियरी में, क्योंकि प्रत्येक परीक्षार्थी को अलग अलग आइटम मिलते हैं। यहाँ पर सभी को एक जैसे आइटम नहीं मिलते, ओके। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप मेरे पास में बैठे। अब मान लीजिए कि आपका IQ लेवल, मान लीजिए कि आपको ना आपके हायर स्कोर बन रहा है, यानी कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, ओके, और आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, आपके हिसाब से आएगी, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आएगी, आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आएगा। और यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो मेरी क्षमता के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आते जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी होती है उसमें आइटम होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो सैंपल डिपेंडेंट होती है, यानी कि यहाँ पर सैंपल यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट नहीं होगा, ओके। यहाँ पर क्या होगा, सैंपल जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं और आप दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन मेरी एबिलिटी के हिसाब से मेरे सामने आइटम आ रही है, आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपके सामने आइटम आ रही है। तो हम एक ही कक्षा के बच्चे हैं ना, तो हम एक ही कक्षा के बच्चे हैं, फिर भी हम दोनों के जो आइटम हमारे सामने आ रही है वो अलग अलग से आ रही है, हमारी एबिलिटी के हिसाब से आ रही। तो हम दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। जबकि CTT में क्या होता था, डिपेंडेंट होता था, यानी कि अगर मुझे जो टेस्ट दिया जाता है ना वही टेस्ट आपको दिया जाता था, है ना। तो हम दोनों के सामने जो आइटम आती थी वो कैसी थी, एक ही जैसी थी। तो हम दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। लेकिन यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स थियरी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो सैंपल होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि मैं और आप दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व का वर्णन करने के लिए ऐसे उपाय करता है जो नमूने पर निर्भर नहीं करते हैं, ओके। जो भी कर्व बनता है वो क्या होता है कि जो भी सैंपल है उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ओके, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद देखिए ये परीक्षार्थियों की विशेषताओं के साथ भ्रमित किए बिना वस्तुओं की विशेषताओं का विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर ना आपको भ्रमित नहीं किया जाता, यहाँ पर आपकी जो भी एबिलिटी है उसके हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी भ्रमित नहीं किया जाता है। विभिन्न क्षमताओं के समूह में गणना किए जाने पर आइटम पैरामीटर्स अपरिवर्तनीय होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी हमारी क्षमता होती है उसके बेस पर हमारी क्या होती है, तुलना की जाती है। हमारी जो A एबिलिटी है उसके बेस पर B एबिलिटी में हम कितना कैसा आंसर कर पाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बताता है। इसका मतलब है कि विभिन्न समूह में उपयोग किए माप का एक समान पैमाना प्रदान किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी ग्रुप्स होंगे, ओके, तो यहाँ पर जो भी ग्रुप्स होंगे उसकी जो भी
आइटम है तो उसकी जो भी एबिलिटी है, मेरी और आपकी दोनों की एबिलिटी अगर सेम हो रही है तभी जाकर हमारे सामने आइटम सेम आएगी, है ना। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम दोनों में क्षमता एक जैसी हो, आगे जाकर कहीं ना कहीं कोई और एबिलिटी में हम दोनों अलग हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है कि यहाँ पर जो भी हमारा सैंपल होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब इसका अर्थ ये है कि समूह के साथ साथ व्यक्तियों का परीक्षण उनकी क्षमता के स्तर के लिए उपयुक्त वस्तुओं के एक अलग सेट के साथ किया जा सकता है। ओके, और उनके स्कोर सीधे तुलनीय होंगे। देखिए, अब देखिए मेरी एबिलिटी के हिसाब से मेरे सामने आइटम आएगी तो मेरे स्कोर मेरी एबिलिटी के हिसाब से मैंने जो भी आंसर करेक्ट किया है उसके बेस पर मेरे स्कोर आएंगी। आपकी एबिलिटी के हिसाब से, मान लीजिए कि आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपने डिफ़िकल्ट लेवल के आइटम्स अच्छे से सॉल्व की है तो आपके स्कोर ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैंने लो आइटम्स को मैंने अगर सॉल्व किया है और डिफ़िकल्ट को नहीं किया है तो इसका मतलब है कि चाहे मैंने 30 आइटम की और आपने मान लीजिए 30 आइटम की, लेकिन इनके बीच में क्या डिफरेंस आया कि मैंने जो 30 आइटम की वो कैसे की थी, मैंने इजी आइटम की, और 30 आइटम जो आपने की वो क्या की, डिफ़िकल्ट की, है ना। तो हम दोनों की जो स्कोर बनेंगे वो समान नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग बनेंगे। ओके, चलिए, तो सीधी तुलना हो जाएगी कि भाई कि आप ना मुझसे, आपके अंदर जो ये एबिलिटी है वो मुझसे ज़्यादा है ना, तो वो तुलना तुरंत ही कर पाएंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद देखिए, विभिन्न आइटम प्रारूपों का समर्थन करता है विभिन्न विशेषताओं के साथ और विभिन्न स्वरूप जैसे कि द्विविकल्प। यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है कि हम जो डाइकोटोमस जो भी आइटम्स होती है, ओके, डाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो विकल्प ही दिए होते हैं, यस या नो, है ना, या तो फिर ट्रू या फॉल्स। तो इस तरीके से दो विकल्पी जो भी आइटम्स होती है, ओके, तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है। और फिर बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपके 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि 2 से ज़्यादा आपके ऑप्शन हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं। वैसी आइटम में भी ये यूज़ हो सकती है, यानी कि डाइकोटोमस में भी होगी और पॉलीडाइकोटोमस में भी होगी। पॉलीडाइकोटोमस का मतलब क्या होता है, बहुविकल्पी, मल्टीपल चॉइस जिसे हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये यूज़ होती है। तो यहाँ पर ये एक फ़ायदा है कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आइटम्स होती है, यहाँ पर उसका जो फॉर्मेट होता है ना वो किसी भी प्रकार का होगा तो वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। लेकिन हाँ, हम सब्जेक्टिव नहीं यूज़ करेंगे, हम उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के रूप में ही उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइकोटोमस हो गया, मल्टीपल चॉइस हो गया। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, चलिए, उसके बाद देखते हैं उसकी लिमिटेशन क्या है। तो इसकी लिमिटेशन है कि वो एक कॉम्प्लेक्स थियरी है। ओके, ये जो आइटम रिस्पॉन्स थियरी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स थियरी। जैसे कि हमने सीटीटी की बात की थी, है ना, क्लासिकल टेस्ट थियरी हमारी क्या थी, वो हमारी एक सरल थी, है ना, सिंपल हमारी ये थियरी थी। और ये जो है वो हमारी क्या है, कॉम्प्लेक्स थियरी यानी कि जटिल है। ओके, अब देखिए इसे यूज़ करने के लिए अच्छे निष्णात यानी कि एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम ना कोई भी सामान्य इंसान का यूज़ नहीं कर पाता है। जैसे कि सीटीटी में हम खुद सामान्य इंसान होते हैं, वो भी यूज़ कर पाता है कोई भी, है ना। तो यहाँ पर आइटम रिस्पॉन्स थियरी है, वो सामान्य इंसान इसको कंप्लीट नहीं कर पाता, उसको यूज़ नहीं कर पाता है। ओके, इसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो भी इंसान इसको अप्लाई करता है तो उसको आइटम रिस्पॉन्स थियरी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके, उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, एक्सपर्टाइज उसमें होनी चाहिए। ओके, तभी जाकर वो ये आइटम रिस्पॉन्स थियरी को यूज़ कर पाता है। और यहाँ पर हाई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर जो भी प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो हाई लेवल के प्रोसेसर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ पर आइटम्स भी बहुत ज़्यादा डाली जाती है, तभी जाकर तो सभी की एबिलिटी के आधार पर वहाँ पर क्वेश्चन आते होंगे, है ना। ईजी वाले के ईजी क्वेश्चन आएंगे, लो वाले के जो डिफ़िकल्ट लेवल वाले हैं यानी कि हायर ग्रुप वाले, तो उनके सामने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो जो भी मीडियम वाले हैं तो उनके सामने मीडियम आइटम आएगी। तो ये सारा उसमें जो भी प्रोसेसर होता है वो भी क्या होता है, हाई लेवल का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये उसकी एक लिमिटेशन होती है। ओके, अब बात कर देते हैं इन दोनों, जो क्लासिकल टेस्ट थियरी है और आइटम रिस्पॉन्स थियरी है, इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ओके, ये जो होती है वो समांतर परीक्षण, पैरेलल जो टेस्ट होती है उसमें यूज़ किया जाता है। यानी कि 10वीं मान लीजिए कि आप ना
ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ट्वेल्थ में जो भी बच्चे होंगे तो उनके बीच में यहाँ पर क्लासिकल टेस्ट थियरी यूज़ की जाएगी। ओके, उनको सभी को एक ही टेस्ट दिया जाएगा। ओके, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, क्षमता के बेस पर आपको यहाँ पर टेस्ट दिया जाता है। ओके, आपकी एबिलिटी कितनी है। ओके, मान लीजिए कि मैं भी बैठती हूँ, आप भी बैठते हैं, 10वीं वाले बच्चे बैठते हैं, 12वीं वाले बच्चे बैठते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे बैठते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे बैठते हैं ना, सभी लोग बैठेंगे, लेकिन उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे और उनके स्कोर बनते जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है, क्लासिकल टेस्ट थियरम में डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, वहाँ पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, जैसे कि 12वीं में जो भी कक्षा में जो भी बच्चे होंगे उन सभी को एक ही जैसा टेस्ट दिया होगा। ओके, तो उनके अंदर जो भी उनके सामने जो भी आइटम्स आएगी वो सभी को क्या होगी, सेम आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डिपेंडेंट सैंपल होता है, जबकि आइटम रिस्पॉन्स थियरी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सैंपल होता है। ओके, मेरे सामने जो आइटम्स आने वाली हैं तो वो क्या होगी, मेरी एबिलिटी के हिसाब से होगी। आपके साथ आपके सामने जो आइटम्स आएगी वो आपकी एबिलिटी के हिसाब से आएगी। ओके, तो वो इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं यहाँ पर। फिर देखिए, क्लासिकल टेस्ट थियरी में क्या होता है, ग्रुप स्कोर के साथ हम टेस्ट स्कोर की तुलना कर पाते हैं। ओके, जो भी ग्रुप हमारे 12वीं के बच्चों के जितने भी स्कोर बने हैं उसके आधार पर हम अपना टेस्ट स्कोर भी उसके सामने क्या कर पाते हैं, उसकी तुलना कर पाते हैं। जबकि आइटम रिस्पॉन्स थियरी में क्या करते हैं, एबिलिटी के आधार पर हम तुलना करते हैं। ओके, एबिलिटी के बेस पर हम क्या करेंगे, उसकी कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि 100 में से हमारे 80 आइटम जो है वो करेक्ट हुई है, तो उसके हमारा ट्रू स्कोर क्या बन जाएगा, 80 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे भी 80 आए और आपके भी 80 आए। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैंने इजी आइटम 80 आइटम्स मैंने आंसर करेक्ट तो दिए, है ना, 80 आइटम्स के आंसर करेक्ट तो दिए, लेकिन अगर मैंने इजी आइटम के आंसर करेक्ट दिए हैं तो उसका मतलब है कि मेरे स्कोर जो बनेंगे वो स्कोर लो बनेंगे। और अगर आपने भी 80 आइटम को करेक्ट किया है, लेकिन आपने डिफ़िकल्ट अगर आइटम को करेक्ट किया है तो उसका मतलब है कि आपका जो स्कोर बनेगा वो हाई स्कोर बनेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि आप ना गेम खेलते हैं, तो गेम में ऐसा होता है ना कि जितने भी पॉइंट आप ना जितने करेक्ट तो करते ही हैं ना, लेकिन क्या होता है कि जितने जैसे कि एक कैंडी क्रश नाम की एक गेम आती है ना, तो कैंडी क्रश में क्या होता है कि वहाँ पर ना बॉक्सेस में वहाँ पर दिया होता है, तो उसमें एक ही कलर के हमें मिलाने होते हैं। ओके, और उसके बेस पर हमें क्या करना, गेम को खेलना होता है। तो वहाँ पर अगर आपने जो भी उसके जो स्क्वायर बनाने होते हैं, उसमें कलर जो मिलाने होते हैं, तो उसमें अगर आप गलती करते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो आपके स्क्वायर लो बनते हैं। अगर आपने फटाफट से उसको सॉल्व किया और उनको बहुत ज़्यादा कलर्स को इकट्ठा करके, एक जैसे कलर को इकट्ठा करके उसमें बम डाल दिया, तो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उसके स्क्वायर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ना कैंडी क्रश वाली गेम है आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी। ओके, तो यहाँ पर भी यही होता है कि आपने अगर ईजी आपने जो भी आइटम्स के जो इजी आइटम के अगर आपने करेक्ट आंसर दिए हैं तो आपको लो स्कोर मिलेगी। अगर आपने डिफ़िकल्ट आइटम के आंसर दिए हैं ज़्यादा करेक्ट, ओके, तो आपको आपके जो स्कोर बनेंगे वो क्या बनेंगे, हायर बनेंगे। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि माप सभी वस्तुओं में समान प्रतिक्रिया श्रेणियाँ होती है। यहाँ पर क्या होती है कि जो भी रिस्पॉन्स देंगे हम जो भी आइटम्स का, ओके, तो उसकी जो श्रेणियाँ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ओके, यानी कि हमारे पास जो भी आइटम्स आएगी क्लासिकल टेस्ट थियरी में क्या होगी, हमारे पास जो भी आइटम्स आएगी, मेरे पास, आपके साथ, या फिर आपके दोस्त के साथ, जो भी लोग एग्जामिनी है, ओके, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो सभी के पास एक ही तरह का पेपर आएगा और उनकी क्या होगी, रिस्पॉन्स देने की जो श्रेणियाँ होगी वो भी सेम होगी। ओके, जबकि यहाँ पर हमारा आइटम रिस्पॉन्स थियरी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको जो भी आइटम मिलेगी वो क्या होगी, अलग अलग श्रेणी में मिलेगी। जैसे कि हमने बात की ना, मेरी एबिलिटी आपकी एबिलिटी है ना, मेरी एबिलिटी अगर लो है तो मुझे लो आइटम मिलेगी, अगर आपकी एबिलिटी ज़्यादा है तो आपको डिफ़िकल्ट आइटम मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग होगी, जबकि क्लासिकल टेस्ट थियरी में ऐसा नहीं होगा, सबको समान मिलेगा। ओके, अब देखिए क्लासिकल टेस्ट थियरी है वो सरल है और ये जो हमारी आइटम रिस्पॉन्स थियरी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, यानी कि जटिल है।
ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर एरर और ट्रू स्क्वायर पर आधारित होती है। जो क्लासिकल टेस्ट थियरी में हमने क्या देखा था, एरर देखते थे, उसका ट्रू स्क्वायर देखते थे ना, तो एरर और ट्रू स्क्वायर के आधार पर होती है। ओके। जबकि आइटम रिस्पॉन्स थियरी होती है वो किस पर होती है, जो आपकी एबिलिटी है ना उस पर, एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के आपकी एबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस पर ये आपके आइटम रिस्पॉन्स थियरी होती है। ओके। अब देखिए ये जो क्लासिकल टेस्ट थियरी वो आपके रिलायबिलिटी पर, पूरी की पूरी रिलायबिलिटी पर आधारित है, जबकि आइटम रिस्पॉन्स थियरी वो हमारी आइटम एनालिसिस पर आधारित है, यानी कि आइटम डिफिकल्टी, आइटम डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा है ना, तो वो आपकी क्या है, आइटम एनालिसिस पर बेस है आपकी आइटम रिस्पॉन्स थियरी। जबकि ये क्लासिकल टेस्ट थियरी वो क्या है, रिलायबिलिटी पर आधारित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आइटम रिस्पॉन्स थियरी के बारे में, आपको आज मैंने सब कुछ बता दिया। ओके। और लास्ट में आप लोगों को सीटीटी और आईआरटी के बीच में जो भी डिफरेंस था वो भी बता दिया। अच्छे से समझ लेना ताकि रिलायबिलिटी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कतें ना आ जाए। ओके। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है, तो आप ना यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या तो फिर हमारी जो भी ग्रुप चल रहा है ओके साइकोलॉजी का, तो उसमें ज्वाइन होकर भी आप वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके। तो उसके लिए, ग्रुप के लिए मैं ना डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर होकर ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एग्ज़ाम में उनको भी हेल्पफुल हो जाए। ओके। और अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।